जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्जाम शास्त्र के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम तैयारी कर रहे हैं राज्य स्तरीय परीक्षाओं की, एक दिवसीय परीक्षाओं की और लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं की। अभी तक हमने इसी क्रम में संविधान को हम लेकर चल रहे हैं और इसी क्रम में हमने अभी तक संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक विकास के बारे में हमने पढ़ा है और इसी क्रम में हमने अभी तक कुछ एक्ट पढ़े हैं, कुछ रेगुलेटिंग एक्ट को हमने अध्ययन किया है। सबसे पहले हमने 1773 का अधिनियम पढ़ा, उसके बाद 1784 को हमने पढ़ा। उससे पहले भी एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था जो इतना कोई महत्व नहीं था उसका। फिर 1786 को पढ़ा 84 के बाद, और आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट लगातार 20-20 साल में चार्टर एक्ट आए हैं। कुल 4 चार्टर एक्ट भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन भारत में चल रहा था। तो उन्हीं चार्टर एक्ट्स को हम समझते हैं कि आखिर ये चार्टर है क्या, आखिर चार्टर किस बला का नाम है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चार्टर 1793, चार्टर एक्ट 1793। देखो, चार्टर एक्ट 1793, पहले तो आप ये समझ लें कि आखिर ये चार्टर है क्या, आखिर ये चार्टर है क्या। इसी चार्टर को, इस जो चार्टर शब्द है, इस चार्टर का मतलब है साहब, इस चार्टर का मतलब है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, या फिर एक और नाम से इसको जानते हैं राजलेख, या फिर एक और नाम इसको दे सकते हैं राज आदेश। तो ये अलग अलग नाम हैं इसके तीनों। क्या है ये साहब? चार्टर। ये चार्टर के ही नाम है, अधिकार पत्र या राजलेख या राज आदेश। तो इससे संबंधित ही चार्टर एक्ट हमारा ये आता है, चार्टर एक्ट 1793 में। 1793 में चार्टर एक्ट आता है और ये पहला चार्टर होता है। कैसा होता है? पहला चार्टर होता है भारत पर शासन करने के लिए, पहला अधिकार पत्र होता है 1793 का। इसके बाद दूसरा आता है हमारा 1813 में, 20 साल बाद। फिर उसके ठीक 20 साल बाद तीसरा आएगा 1833 में। फिर उसके ठीक 20 साल बाद चौथा आएगा 1853 में। तो इस तरह से हमारे 4 चार्टर एक्ट आते हैं, लगातार संशोधित होते हुए अधिकार पत्र आते हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। इसमें ये एक तरह का लाइसेंस होता है जिसमें कंपनी के कार्यों को करने के लिए, कंपनी को काम करने के लिए उसी की मोनोपोली बनी रहे या किस तरह से उसमें कमी आती जाएगी और एक टाइम पे जाकर कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो उसी में संशोधित आदेश लगातार आएंगे, वही हम पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट अभी 1793 को हम समझते हैं। तो भैया सबसे पहली बात, जो ये चार्टर एक्ट था, ये पहला चार्टर एक्ट था, ये पहला चार्टर एक्ट था, पहला चार्टर एक्ट था। दूसरी बात हम इसमें समझेंगे कि भाई आपको पता है कि जो कंपनी थी वो कंपनी कार्य कर रही थी और कंपनी को जो 20 वर्षों का अधिकार दिया गया था उसके अधिकार पर काम कर रही थी, उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग काम कर रही थी। इसमें कंपनी के एक अधिकार को 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। मतलब आप ऐसा समझे कि कंपनी के एक अधिकार को फिर से रिचार्ज कर दिया गया फॉर 20 ईयर्स। तो कंपनी के जो व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार थे, कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक अधिकार में क्या हुआ? 20 वर्षों तक और बढ़ा दिए गए। तो 20 वर्षों तक और बढ़ा दिए गए। चार्टर एक्ट 1793 पहला चार्टर एक्ट था।
दूसरी बात इसमें क्या कहेगी कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। और इसके अंतर्गत जो तीसरा इसमें प्रावधान किया गया साहब, तीसरा जो प्रावधान किया गया, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति दे दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अभी समझते हैं, पहले नोट डाउन करेंगे, व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति दे दी गई। अगला प्रावधान साहब जो इसमें किया गया, वो अगला प्रावधान ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी होंगे, कंपनी के कर्मचारी कौन, कंपनी में जो स्पेशली नियंत्रक मंडल जो था, जो नियंत्रक मंडल था, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स थे, वही कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स जो अभी हमने पिछली वाली क्लास में पढ़े थे, जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत डिस्कस किए थे। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 6 सदस्य होते थे, जिसमें नियुक्ति सम्राट करता था और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों में से एक सदस्य उसका अध्यक्ष होता था, जिसका काम था राजनीतिक क्रियाकलापों पर नजर रखना। हमने उसमें पढ़ा था, और हमने उसमें यह भी पढ़ा था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें 24 सदस्य होंगे और 1/4 हर वर्ष अवकाश पर जाएंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। तो वही की बात हम करते हैं, वही का जो नियंत्रक मंडल था, जो कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनका जो वेतन था वो कौन देगा? अब भैया वो जो वेतन दिया जाएगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। तो नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे, का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। देखो भैया, इतने प्रावधान चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत किए गए थे, और ये 4 चार्टर एक्ट टोटल आएंगे अभी हर 20 वर्षों के बाद, क्योंकि 20 वर्ष तक की वैलिडिटी एक चार्टर एक्ट की होती है, उसको फिर रिचार्ज करा लिया जाता है, लाइसेंस लेकर रिन्यू करा लिया जाता है। चार्टर का मतलब क्या था भाई, हमने डिस्कस किया, अधिकार पत्र या फिर राजलेख या फिर राज आदेश। पहला चार्टर एक्ट था ये चार्टर वाली सीरीज में। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि कंपनी के जो व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकार हैं, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो भाई पहली बात तो आप ये समझो कि कंपनी का जो एक अधिकार था ना, व्यापारिक और प्रशासनिक में अधिकार की बजाय अगर मैं एक का अधिकार लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कंपनी के व्यापारिक में प्रशासनिक एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मेरे दोस्तों, एक अधिकार शब्द को बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छे से इसको समझ के जाना। एक अधिकार का मतलब एक्चुअली क्या होता है, हमने अभी लास्ट क्लास में भी हल्का सा डिस्कशन किया था, मोनोपोली। आप ऐसा समझो, हमने एक एग्जांपल लिया था एक शॉप का, कि अगर एक एग्जांपल फिर से लेते हैं कि अगर मान लो भाई एक दुकान है, एक मिठाई की दुकान है, लाला मिठाई की दुकान है, और ये जो बनाते हैं ये भैया रसगुल्ले बनाते हैं, इनके रसगुल्ले बड़े प्रसिद्ध हैं। किसके? इस लाला की मिठाई की दुकान के। तो इसने अपने रसगुल्लों की भैया ब्रांडिंग कर दी, लाला रसगुल्ले। तो भाई ऐसा है, कोई और व्यक्ति इन रसगुल्लों को यहां बेच नहीं पाएगा।
वो यही बेच पाएंगे, क्योंकि इनको ही उसकी ब्रांडिंग का अधिकार मिला हुआ है। लाला के नाम से रसगुल्ले केवल यही बेचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई और व्यक्ति इनकी कॉपी करके बेचना शुरू कर दे। तो वो इनके एकाधिकार के साथ में, इनकी मोनोपोली के साथ में कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो मोनोपोली का मतलब यह होता है कि केवल और केवल मेरा अधिकार, एक फर्म का अधिकार, एक पार्टी का अधिकार, एक संस्था का अधिकार किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो प्रशासन हो या कोई और काम हो। कोई और व्यक्ति वहां पर इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई और कंपनी इसके परिप्रेक्ष्य में आ नहीं सकती। तो ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। तो यहां से इसको समझते हैं, क्योंकि ये एक अधिकार शब्द आगे बहुत यूज होगा और इसमें हम आगे काफी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब क्या था, जरा समझो कि भाई भारत में जो भी व्यापार हो रहा है, जितना भी व्यापार हो रहा है, भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, कोई और कंपनी आकर वहां पर बिजनेस या ट्रेड नहीं कर पाएगी। कब तक? आने वाले 20 वर्षों तक, कि कोई और कंपनी भारत से व्यापार नहीं कर पाएगी। कई और देश भी थे, या मान लीजिए ब्रिटेन की और भी बहुत सारी कंपनियां थी जो भारत के साथ व्यापार करने की इच्छुक थी, लेकिन चूंकि कंपनी के पास व्यापारिक एक अधिकार था, व्यापारिक मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी, कब तक के लिए? 20 वर्षों के लिए। तो भैया उसको साथ और कोई भी कंपनी व्यापार नहीं कर पाएगी भारत के साथ। अभी तक 1793 के चार्टर एक्ट में भी यही प्रावधान था कि कंपनी को ही क्या था, एक अधिकार मिला हुआ था। दूसरी बात क्या थी भैया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिल गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति मिल गई। अब भाई एक चीज समझो कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की या अन्य देशों की कंपनियां वहां ब्रिटिश सरकार के ऊपर, ब्रिटिश संसद के ऊपर दबाव बनाने में लगी थी कि जी हमें भी व्यापार करने दिया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर हमारे पास भी पैसा है, हमारे पास भी धन संपत्ति है, आप जो है हमें भी व्यापार करने का अधिकार दीजिए, भले ही थोड़ा दो लेकिन अधिकार तो दो, हम भी व्यापार कर सके। और यही कुछ क्रम था जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी हो चुकी थी स्टार्ट। बहुत अच्छे से समझना, हर चीज कनेक्टेड होगी, हर चीज को कनेक्ट करते हुए चलना, स्टोरी की तरह कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी समय, इसी के समकालीन ब्रिटेन में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था। उसका मतलब क्या था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कि जो काम आदमी कर रहा था भाई 10 दिन में, वो मशीनों का वहां डेवलपमेंट हो गया था, वो मशीनें उस काम को 2 दिन में कर दे रही थी, तो चीजें ऑटोमेट होने लगी थी। एक कोई भी काम, अगर मान लीजिए कोई भी टूथपेस्ट है और टूथपेस्ट को बनाने में मैनुअली अगर 10 दिन लग रहे हैं, तो मशीन से उसको 1 दिन में बनाया जा रहा था और बहुत भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा था। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में चल रही थी और प्रोडक्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो जो वहां के लोग थे, जो व्यापारिक कंपनियां थी, जो कंपनी इनका प्रोडक्शन कर रही थी, वो प्रोडक्ट तो बना ले लेकिन उसको बेचे कहां? और बेचने के लिए सबसे बड़ा बाजार कौन था? भारत। क्योंकि हम जनसंख्या में बहुत बड़े थे तब भी और आज भी, तो भारत बेचने के लिए सबसे बड़ा बाजार था। इसलिए जो कंपनियां थी, जो फैक्ट्रियां थी, उनके जो मालिक थे, वो ब्रिटिश संसद पर दबाव बना रहे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट से दबाव बना रहे थे कि भाई हमें भी दो अधिकार आप कंपनी से, भारत के साथ व्यापार करने का। तो इसी चीज को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं किया उनके लिए, लेकिन कंपनी को ही भारत में अनुमति दे दी कि भैया आपको यह हम अनुमति दे रहे हैं, आप जो है कोई व्यापारिक कंपनी अगर आना चाहे, कोई व्यापार करना चाहे, तो आप उसे अपने स्तर से सोच समझ के आप अनुमति देना चाहो तो दे सकते हो व्यापार करने का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह बात किसको बोल दी? चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी को कह दिया कि भाई हम तुम्हें ये पावर दे रहे हैं, तुम अगर किसी कंपनी को व्यापारिक अनुमति देना चाहते हो तो आप दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन
कंपनी क्यों चाहेगी कि कोई और कंपनी उनकी मोनोपोली में उनका जो भी एकाधिकार है उसमें आकर घुसे? कंपनी तो नहीं चाहेगी, तो इसीलिए कंपनी किसी को नहीं दे रही थी। व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति लेकिन कंपनी को मिल चुकी थी। अब अगली बात, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था नियंत्रक मंडल के, मतलब आप ऐसा समझो कि जो कर्मचारी थे उनका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से ही दिया जाएगा। देखो ये केवल भारत में नहीं बैठे थे, ये ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड में भी थे और कई चीजें थी, तो उसको डिसाइड करने के लिए वेतन हमारे इंडियन रेवेन्यू से ही जनरेट करने की बात की गई थी। इतनी बात क्लियर है इसमें। ये हमारा चार्टर एक्ट पहला समाप्त होता है यहाँ पर 1793 का। अगला चार्टर एक्ट स्टडी करते हैं जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1813, क्योंकि इसके ठीक 20 वर्ष बाद, इसमें 20 वर्ष प्लस करते हैं तो 1813 आ जाएगा। और वही चार्टर एक्ट अभी हम पढ़ते हैं कि क्या कहानी आगे की रहती है। चार्टर एक्ट अगला जो हमारा आता है वो 1813 है। लेकिन 1813 चार्टर एक्ट को समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं, एक कहानी को कनेक्ट करते हैं कि आखिर क्या परिस्थितियां बननी शुरू हो गई थी चार्टर एक्ट 1813 तक पहुंचते पहुंचते। देखो मैंने बताया कि ये उसी के समकालीन वक्त था कि जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी बहुत तेजी से पांव पसार रही थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर कोई प्रोडक्ट को बनाने में लोगों को 20 दिन 1 महीने का वक्त लग रहा था तो मशीनें बनकर तैयार होने लगी थी। वो मशीनें अब बहुत भारी मात्रा में उत्पाद बनाना शुरू कर दिया था, मतलब उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा था। ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इसको वैसे ही समझ लीजिए कहानी। ब्रिटेन में क्या हो रहा था, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति का मतलब यह था कि मशीनों का उत्पादन, मशीनों का उत्पादन। मशीनों का निर्माण। और जब मशीनें बनेंगी तो मेरे दोस्तों, जब मशीनें बनेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। और उत्पादन जब बढ़ेगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों, जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पाद बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेंगे मार्केट में। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट बढ़ेंगे, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर। ब्रिटेन की समस्या यह थी कि औद्योगिक क्रांति बहुत अच्छे से, बहुत चरम स्तर पर चल रही थी, मशीनें बन रही थी, उत्पादन बढ़ रहा था, उत्पाद बहुत भारी मात्रा में हो गए थे, लेकिन ये उत्पाद, ये प्रोडक्ट बेचे कहां ब्रिटेन की कंपनियां। ये समस्या सबसे बड़ी खड़ी हुई कि भैया इन प्रोडक्ट्स को आखिर हम बेचे कहां। तो इस उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो गई, उत्पादन बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया। तो जब ये उत्पादन इंग्लैंड में बहुत तेजी से बढ़ चुका था तो जरूरत पड़ी उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को जरूरत पड़ी कि भैया अब ट्रेड हम कहां से करें, हम इन प्रोडक्ट्स को कहां बेचें। तब जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, यहां तक कि रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा है, हमारे पास भी पैसा है, हम भी पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन हम इन प्रोडक्ट्स को लेकर कहां जाएं, हम इनको कहां बेचें, हमारे पास बाजार नहीं है, हमें बाजार उपलब्ध कराइए, हमें जब बाजार मिलेगा तभी तो हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर होती है और उसको सिस्टम पूरा समझ में आता है, वो तब जाकर कुछ नए प्रावधान करते हुए 1793 के बाद में 1813 का चार्टर एक्ट लेकर आते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट लेकर आते हैं, यहीं से आवश्यकता पड़ती है इस चार्टर एक्ट की। इस चार्टर एक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम
अब इसकी आवश्यकता पड़ती है, ये चार्टर एक्ट अब यहाँ इवोल्यूट हो जाता है, ये अस्तित्व में आ जाता है साहब। लेकिन चार्टर एक्ट जब आता है तो अगर हम भारत में देखें तो भारत की स्थिति कुछ और ही होती है। भारत में अगर सुई से लेकर अगर हवाई जहाज तक अगर बनाने की बात है, सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक के लिए, सुई से लेकर हवाई जहाज तक के व्यापार करने के लिए एकमात्र एक अधिकार होता है, किसका होता है? कंपनी का होता है। पूर्व में कंपनी का होता है। जब यहां ये स्थिति आती है, चार्टर एक्ट जब लाया जाता है, तो भैया इस एक अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की जाती है इस 1813 के चार्टर एक्ट में, लेकिन समाप्त पूर्णता नहीं किया जाता। इसको पूर्णता समाप्त किया जाएगा 20 साल बाद, अगला चार्टर एक्ट आएगा 1833, उसमें समाप्त किया जाएगा। लेकिन यहां व्यापारिक एक अधिकार में कमी लाई जाती है, व्यापारिक एक अधिकार में कमी लाई जाती है, और जो प्रशासनिक अधिकार होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस एक्ट के माध्यम से यह काम होगा। यहां पे देखते हैं कि भैया प्रावधान क्या थे। देखो, चार्टर एक्ट को लाने के जो कारण थे वो ये कारण थे। चार्टर एक्ट को लाने के जो कारण थे वो ये कारण थे जो मैंने अभी आपको ये बताया पूरा नीचे। पूरे कारण ये थे, चूंकि उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो चुके थे, इन प्रोडक्ट को बेचने के लिए आवश्यकता थी किसकी? बाजार की। आवश्यकता किसकी थी साहब? बाजार की आवश्यकता थी। और बाजार कौन था? बाजार था भारत। इसीलिए कंपनियों ने दबाव बनाया था ब्रिटिश संसद के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, तब ये 1813 का चार्टर एक्ट आया था। ये कारण थे इसको लाने के। अब देखते हैं कि आखिर इस 1813 के चार्टर एक्ट में प्रावधान क्या किए गए थे, आखिर काम होगा कैसे, क्या प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहला जो कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य था वो था कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करना और उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना। उद्देश्य ये था। उद्देश्य क्या था गवर्नमेंट का? ब्रिटिश गवर्नमेंट का उद्देश्य जो था साहब, उद्देश्य कंपनी के एक अधिकार में कमी लाना और प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना। ये बात समझ में आई? तो इसमें भैया प्रावधान जो किए गए, सबसे पहले जो प्रावधान इसमें हुआ वो क्या प्रावधान हुआ? कंपनी के जो भी व्यापारिक एक अधिकार थे, व्यापारिक एक अधिकार थे, उनमें क्या कर दिया गया? कमी कर दी गई। व्यापारिक एक अधिकारों में कमी कर दी गई और समाप्त नहीं किया गया। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेना। लेकिन प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। प्रशासनिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। तो क्या किया गया भाई? पहला प्रावधान इसमें क्या हुआ कि कंपनी के जो व्यापारिक एक अधिकार थे उनमें कमी लाई गई और जो प्रशासनिक अधिकार थे उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहां तक की बात क्लियर है आई थिंक। जो दूसरा प्रावधान इसमें किया गया कि भैया कंपनी का जो भी
किसके साथ व्यापार होता था? चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार। कंपनी का चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार, इन तीनों व्यापारों पर अभी भी कंपनी का ही एक अधिकार था। मतलब कंपनी जो है वो चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार और अफीम का व्यापार, अभी भी कंपनी का ही एक अधिकार था इन पर। तो कंपनी को अभी भी एक अधिकार मिला हुआ था किन पर? चीन के साथ व्यापार पर, चाय का व्यापार और अफीम के व्यापार पर। इसके अलावा जो व्यापार थे उन व्यापार को जो व्यापारिक कंपनियां, ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां थी, वो कर सकती थी। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो एक प्रावधान ये था, दूसरा प्रावधान ये इसमें किया गया। अब एक बात आप समझिए अच्छी तरह से, जो तीसरा प्रावधान इसमें किया गया, तीसरा प्रोविजन जो इसमें किया गया, इसको आप बहुत अच्छे से समझना। अभी दोस्तों, जब यहां पे आप देख रहे हैं कि भैया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकारों में कमी की गई है, हालांकि समाप्त करना चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन एकदम नहीं कर पाएगी, अगले चार्टर एक्ट में उसको समाप्त भी करेगी। किस लिए करना चाहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन में उत्पादों की भरमार है, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति आ रखी है। इसलिए जब कंपनी के एक अधिकार को समाप्त करोगे, जब इसको कम करोगे, तभी तो दूसरी कंपनियां भारत के साथ व्यापार कर पाएंगी। और भारत के साथ व्यापार करने के लिए ही क्या करते हैं, इसमें इस एक्ट के माध्यम से एक अधिकार में कमी कर देते हैं, प्रशासनिक अधिकारों में परंतु 20 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। दूसरी बात की जाती है कि एक अधिकार रहेगा भैया, चीन के साथ व्यापार होगा, चाय के साथ होगा, अफीम के साथ होगा, बस इनमें चाय, चीनी और अफीम। चीनी मतलब चीन के साथ व्यापार। अब एक बात बताओ मुझे भाई, कि जब इनके अलावा जो दूसरे क्षेत्र होंगे वहां जो व्यापार होगा, तो वहां तो व्यापार करने के लिए व्यापारिक कंपनियां जो ब्रिटेन में है वो आएंगी, वो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आएंगी, भारत में ही बेचेंगी और भारत से मुनाफा कमाएंगी और यहीं से व्यापार करके कच्चे माल को भी लेकर जाएंगी। तो भारत का तो दोहन हर तरह से हो रहा था, वो एक अलग मुद्दा है, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि जब भैया व्यापारिक कंपनियां यहाँ आएंगी तो बहुत सारे व्यापारिक कंपनियों में काम करने के लिए अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे, नौकर चाकर सब आएंगे ना, ब्रिटेन से आएंगे। तो जो ब्रिटेन से अधिकारी कर्मचारी आ रहे थे उनको वेतन देना बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि उनकी तो सैलरी बहुत ज्यादा हमें देनी पड़ती, हमें ब्रिटेन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इनको सैलरी देनी पड़ती। अगर ब्रिटेन से, इंग्लैंड से कोई कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी नौकर, कोई भी किसी भी इस तरह का कर्मचारी अगर भारत आकर इनके लिए काम करता, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी आ रही थी तो उनको काम करने के लिए भी चाहिए थे लोग, तो उनको वेतन तो बहुत ज्यादा देना पड़ता। तो वेतन बहुत ज्यादा ना देना पड़े इसी के लिए तो ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान किया भारतीयों के लिए। क्या प्रावधान किया? इन भारतीयों के लिए कि भैया भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा के प्रचार हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया प्रतिवर्ष इसी एक्ट के माध्यम से। देखो, कुछ भी रटना नहीं है मेरे दोस्तों। शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु, शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का प्रावधान। बस इतना कर देना। शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की बात की गई। अब जब सारे लोग इनके रंग में रंगने लग जाएंगे, शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपए, कौन सी शिक्षा होगी ये? अंग्रेजी शिक्षा होगी मेरे दोस्तों। अंग्रेजी शिक्षा को ही तो आगे बढ़ाएंगे जिसकी वजह से कंपनी को प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और भारतीय भी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो इनके काम को आसानी से कर सके और यहाँ वेतन
बहुत थोड़ा सा देना पड़ेगा और काम भी चलेगा। तो ये रीजन था प्रचार प्रसार हेतु 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का इस एक्ट के अंतर्गत। अब जब ऐसा होगा तो भाई अब ऐसा करते हैं कि जब भारतीय लोग हमारे रंग में और ढंग में रंगने शुरू हो गए, हमारी अंग्रेजी शिक्षा लेनी शुरू कर दी, तो अब ऐसा करते हैं भैया इनको अब क्रिश्चियन भी बनाइए। तो इनको जब क्रिश्चियन भी बनाइए तो इनको हम अपने जैसा ही बनाते हैं ताकि ये हमारे कामों को अच्छी तरह से कर पाए। तो क्या करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा तो यहाँ से हो गई, हालांकि इसमें आगे मैकाले वकाले सब आएंगे, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है माय डियर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अब क्या होता है कि भैया अब जो है ईसाई मिशनरीज भी आने शुरू हो जाते हैं भारत में। ईसाई मिशनरीज जो होते हैं वो अब ना केवल इंग्लैंड में बल्कि किसी भी देश से भारत आकर प्रचार प्रसार कर सकते थे। लेकिन कौन? केवल ईसाई मिशनरीज। तो इसके अंदर यह भी प्रावधान किया गया कि भाई ईसाई जो मिशनरीज होंगे ना, ईसाई मिशनरीज ना केवल इंग्लैंड से अपितु अन्य देशों से भी आकर भारत में धर्म का प्रचार कर सकते थे। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि आखिर 1813 के एक्ट के आने के पीछे की कहानी क्या थी। 1813 के एक्ट के पीछे की कहानी, जो पीछे का कारण था मेरे दोस्तों, वो ये था कि ब्रिटेन में उसी के समकक्ष लगभग 1750 से लेकर औद्योगिक क्रांति चल रही थी और वो औद्योगिक क्रांति यहाँ पीक लेवल पर थी जब प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बाजार में हो चुके थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति बढ़ गई, मशीनों का निर्माण बढ़ने लगा, जो काम पहले मैनुअली होता था वो मशीनें करने लग गई। जब मैनुअली काम होता था तो जहां प्रोडक्ट 50 बन गए वहीं पे 5000 बन गए। तो ऐसी स्थिति में वो उत्पाद कहाँ बेचें। और ब्रिटेन की अगर बात करें तो बहुत छोटा सा देश था और लेकिन प्रोडक्ट्स की भरमार थी। तो ऐसे में इनको आवश्यकता हुई बाजार की, और बाजार सबसे बड़ा कौन था? भारत था। तो भारत था। इसी सब चीजों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट तब जाकर चार्टर एक्ट 1813 लेकर आती है। और आपने 1793 वाले चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि भैया वहां एक अधिकार था कंपनी को, प्रशासनिक भी और व्यापारिक भी 20 वर्षों के लिए था। लेकिन यहां कंपनी क्या करती है साहब? यहां कंपनी सबसे पहले व्यापारिक एक अधिकार में ही कमी लाती है। और कमी लाकर क्या कर देती है? कंपनी एक अधिकार रखती तो है, ब्रिटिश सरकार कंपनी को एक अधिकार देती तो है, लेकिन केवल चीन के साथ व्यापार करने के लिए और चाय का और अफीम का। इसके अलावा जो भी व्यापार होगा, जो भी ट्रेड होगा, वो कौन करेगा? इसके अलावा वो सारी दूसरी व्यापारिक कंपनियां करेंगी जो वहां थी। तो इसीलिए अब चूंकि यहाँ भारत में बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, अधिकारियों की जरूरत होती है। ब्रिटेन से आएंगे, उनको वेतन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार इस एक्ट में एक और प्रोविजन करती है कि भैया अंग्रेजी शिक्षा को भी आगे बढ़ाइए, नहीं तो हमारे लिए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रचार प्रसार के लिए भी प्रावधान करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि भारतीय ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी शिक्षा को सीखे और वो सीख कर, इनकी बस बेसिक चीजों को सीख कर इतना करने लग जाए कि इनके लिए काम करने लग जाए। तो इस उद्देश्य से ये 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है। और जब वो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लग जाएंगे, जब इसके बाद क्या होगा कि लोग इंग्लिश और अंग्रेजी शिक्षा को अपनाने लगेंगे, तो भैया उनको फिर ईसाई भी बना दिया जाए। तो मिशनरीज केवल अब भैया ब्रिटेन से नहीं आएंगी, इन्होंने इसमें कह दिया कि किसी भी देश से ईसाई मिशनरीज इंडिया आ सकते हैं और इंडिया आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रचार प्रसार करेंगे तो भाई हमारा ये क्षेत्र मजबूत होगा और हम ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जुड़ने का प्रयास करने लगे थे, भारतीयों के कल्चर के साथ छेड़छाड़ होनी शुरू हो गई थी।
यहाँ तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी, मैं समझता हूँ। इसके आगे अब हम अगला चार्टर एक्ट पढ़ेंगे 1813 के बाद 1833 वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1813 जो एक चार्टर एक्ट है, दिस चार्टर एक्ट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चले और बहुत अच्छे से संविधान को समझते हुए चले, और आगे की कहानी हम इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।